नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसे राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है। यहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी स्वयं मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने शहीदों के नाम की पट्टिका को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही उसको ठीक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शुरू से ही उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जबकि कुछ के लिए समय अधिकारियों द्वारा मांगा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सैन्य धाम दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं लगातार डे 1 से इसकी मॉनिटरिंग खुद पसंद कर करता हूँ। ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है और आज जो इस सैन्य धाम का मुख्य आकर्षण है वो हमारे वीर जवान, वो हमारे शहीद जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी जो स्मृति पट्टिकाएं हैं। तो जब मैं इस दीवार का निरीक्षण कर रहा था तो मुझे उसमें समानता नहीं दिखाई दी और मैंने अधिकारी से कहा कि जल्दी इसको ठीक करें। इसी प्रकार जो हमारा म्यूज़ियम है, जो हमारा थिएटर है, लगभग बनकर तैयार हो गया है और उन्होंने 1 माह का समय मांगा है इसकी पूरा करने के लिए। और उसके बाद ये जो है यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की शहीदों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर ये काम पूरा होगा, ये काम पूरा हो जाएगा। जलागम विभाग द्वारा जल संचय और संरक्षण हेतु आज देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को कृषि एवं जल संरक्षण हेतु जानकारियां दी गई। तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जल के प्राकृतिक स्रोतों को कैसे बचाया जाए, वहीं बरसात के पानी को एकत्र कर उसका उपयोग कृषि के लिए कैसे किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा कृषि सिंचाई के अंतर्गत जलागम वाटरशेड यात्रा के रथ को भी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। यहाँ वाटरशेड रथ यात्रा पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ में जल संचय हेतु जागरूक करने का काम करेंगे। वर्षा जल के संरक्षण हेतु प्रेरित करने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान का आज से श्री गणेश किया जा रहा है। भूमि संरक्षण विभाग भारत सरकार के अंतर्गत संचालित हो रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास 2 के माध्यम से वाटरशेड यात्रा 1 महीने तक चलेगी। इस यात्रा अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों और इसके परिणामों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अभियान में भारत सरकार के माध्यम से तैयार की गई वाटरशेड वैन परियोजना गांव-गांव तक पहुंचेगी और उन्हें जल एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करेगी। इसमें पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जनपद आते हैं और ये काम जो है हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश को हंसाने वाले उत्तराखंड के हास्य कलाकार घना भाई आज खुद खामोश होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ऐसा कोई मंच नहीं जिस पर घना भाई अपने अलग अंदाज में लोगों को हंसाते गुदगुदाते नजर नहीं आते थे। कई क्षेत्रीय फिल्मों में भी उनका जोरदार अभिनय कभी नहीं भूला जा सकता है। प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ साथ घनानंद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे और 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी और खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। आज प्रदेश भर में उनके निधन की सूचना से शोक की लहर है। भाजपा के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। भले ही अब घन्ना भाई लोगों के बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी यादें ताउम्र लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कह सकता हूं कि वो हास्य कलाकार थे। कला जगत में भी वो हास्य कलाकार थे और उनके हास्यों की जो महक थी वो युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्ग में, या मैं यूँ कहूँ कि ऐसा कोई वर्ग अछूता नहीं था जो उनको प्यार नहीं करता था। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी अच्छी थी, इतनी बड़ी थी कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत लाभ मिला। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ, बड़े गम के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कला जगत के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत वरिष्ठ नेता, समझदार नेता, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला नेता। देखिए, वो 2012 का इलेक्शन हारने के बाद भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवारजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। और मैं स्वयं वहाँ जा रही हूँ। मेरे पास कोई इस समय भाव नहीं है कि मैं किन शब्दों में बोलूँ उनके किए गए कार्य। इस उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही दूरस्थ, मेरे क्योंकि पौड़ी क्षेत्र के वो रहे हैं और हमेशा से उन्होंने गाँव नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने गाँव कभी नहीं छोड़ा। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। चारधाम यात्रा को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा विश्व स्तर का आकार ले रही है। ऐसे में सरकार द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ चुनाव के दौरान स्पष्ट किया था कि आने वाली चारधाम यात्रा में जन सहभागिता के माध्यम से स्थानीय लोगों के सुझाव लिए जाएंगे और यात्रा से 2 महीने पूर्व बैठक की जाएगी, जिसमें सभी के सुझाव लिए जाएंगे। आगामी चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो, इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड राज्य की जो चारधाम यात्रा है, जो एक विश्व स्तर का एक आकार ले रही है, वो सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब केदारनाथ चुनाव हो रहे थे तभी स्पष्ट कर दिया था कि इस समय जो चारधाम यात्रा होगी उसमें जन सहभागिता के माध्यम से जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो सुझाव होंगे उनको भी लिया जाएगा और यात्रा से 2 महीने पूर्व हम इस चीज़ की बैठक करेंगे और सभी के सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो कहना है कि हम इस यात्रा को एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा जो श्रद्धालु होंगे उनको देने के लिए कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। मंगलवार को ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता शेखर चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग और बिलिंग में होने वाली गलतियों से बचा जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं को कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से विद्युत विभाग को भी अपने कार्य में पारदर्शिता और सटीकता मिलेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को केवल लाभ ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस कदम से विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में तकनीकी सुधार और उपभोक्ताओं के लिए एक सशक्त समाधान उपलब्ध होगा। सर, ये जो मीटर इस समय लगाया जा रहा है ये स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर मतलब स्मार्ट कोई चीज़ होती है तो इसका मतलब है कई चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक हैं। तो इसका बहुत फायदा है। इसका नुकसान कोई हमें बताया तो नुकसान क्या है, फायदे हैं क्या है। आपके मोबाइल पर आपका सारा डाटा रहेगा। आज के दिन आप क्या करते हैं, मोबाइल से आप अपनी पूरी शॉपिंग कर रहे हैं, पूरा बैंक चला रहे हैं, सारे अपने और भी कई चीज़ें जो है, चाहे बच्चों की फीस देनी हो, चाहे और भी कई चीज़ें, पानी का बिल है, सब उससे करते। तो इसमें बिजली में क्या दिक्कत है? बिजली में अगर आपका मीटर घर पर लगाया, आप यहाँ बैठे हैं और आप अभी जो है 12:18 हो रहे हैं और आप ये देख लें कि मेरे घर में कितनी लाइट चल रही है, क्या आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? मुझे बताइए। फायदा है ना। आपके घर में माना 2 AC हैं, आप चाहते हो यार मैं घर पर नहीं हूँ, जॉब वाला आदमी हूँ, मेरे घर में 1 AC चले, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे को कंट्रोल तो नहीं करते। आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे घर में इसमें कितना लोड चल रहा है, मेरे 2 AC चल रहा है, तो आप उसको कहोगे यार घर जाकर के भैया 2 AC क्यों चलाया तुमने। तो लोग प्रीपेड के लिए आ रहे हैं, उनको 4% की बिजली के बिल में छूट है। 4%। आज आप बिल लेट जमा करते हैं तो सरचार्ज पड़ता है, ब्याज पड़ता है। इसमें एडवांस बिल जमा करेंगे तो 4% का आपको एडवांटेज मिलेगा और एडवांस में आपको कुछ नहीं देना है। आपकी सिक्योरिटी को हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे आपके एडवांस बिल में, वो आपका एडवांस बिल हो जाएगा। अगले महीने तो बिल देना ही ना आपको। ये प्रीपेड के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो मेरे स्मार्ट मीटर की फैसिलिटी मैंने आपको बता दी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।